वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है। ये एक प्रोग्राम या फिर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि कंप्यूटर के ओवरऑल रिसोर्सेज और ऑपरेशंस को मैनेज करता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को भी मैनेज करता है। ये एज ए मैनेजर के तौर पे काम करता है। अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो विंडोज़, लिनक्स, मैक इसकी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। हिस्ट्री की बात करें तो जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो जनरल मोटर्स ने IBM 701 के लिए बनाया था 90s 50s के मिड में। अगर देखें कि इसको हम यूज़ क्यों करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दरमियान ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर काम करता है। ये GUI प्रोवाइड करता है हमें। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कोई भी एप्लीकेशन यूज़र फ्रेंडली नहीं होगी। अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो ये GUI प्रोवाइड करता है हमें प्रोसेसेस को, रिसोर्सेज को, मेमोरी को, फाइल्स को, डिवाइसेस को, सबको ये मैनेज करता है। सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग के लिए यूज़ होता है, बैकअप और रिकवरी, वर्चुअलाइजेशन, ये इसकी ना पॉपुलर फंक्शनैलिटीज़ हैं। अगर हम देखें इसकी कंपोनेंट्स को, व्यू ऑफ कंपोनेंट्स देखें तो यूज़र्स होते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर होता है हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो हमारे पास है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले यूज़ हुआ था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के अंदर। यूज़र जो होता है वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर सकता। जिस तरीके से हम अगर इसकी इमेज को देखें तो ये यूज़र है, उसके बाद ये एक स्टेप है, फिर ये उसके बाद CPU है। 3 स्टेप के बाद वो इसके साथ इंटरेक्ट करता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो यूज़र है वो कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकता। फिर यूज़र जो होता है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती, जो भी जॉब होती है, वो एक ऑफलाइन डिवाइस होती है लाइक पंच कार्ड। ये जो पंच कार्ड डिवाइस है एज ए इनपुट के तौर पे काम करती है और फिर वो कंप्यूटर ऑपरेटर को वो जॉब सबमिट कर देती है। सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स जो होती हैं वो एक ग्रुप बन जाता है उनका। ऑपरेटर जो होता है वो सिमिलर काइंड ऑफ जॉब्स का एक ग्रुप बना देता है, बैच बना देता है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कुछ जॉब्स हैं, काम हैं, जो प्रोसेस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इधर पड़ी हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में जब आएंगी तो ऑपरेटर जो है वो एक जैसी जॉब्स का एक बैच बना देगा। फ़र्ज़ करें ये जो जॉब 3, 4, 8 थी, ये जावास्क्रिप्ट की जॉब थी, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में इसमें यूज़ होनी थी, तो इनको इसने एक बैच में बना दिया। ये जो 1, 5, 7, 10 थी, ये C++ की जॉब थी, तो इनका एक अलग बैच बना दिया। उसके बाद फिर ये एक एक करके एग्जीक्यूट होगी जॉब्स। इसके अगर एग्जांपल देखें तो पेरोल सिस्टम और बैंक स्टेटमेंट इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके एडवांटेज को देखें तो ये लार्ज फाइल उनके लिए बहुत यूज़फुल होता है। जहाँ पर लार्ज फाइल्स का काम हो उनके लिए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत मुफीद होता है। और CPU बेकार नहीं बैठता, काम करता रहता है। अगर इसका डिसएडवांटेज देखें तो इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, एक मर्तबा यूज़र ने जब जॉब सबमिट कर दी तो फिर इसके साथ वो इंटरेक्ट नहीं कर सकता। और डिसएडवांटेज ये है कि अगर कोई एरर आ गया तो वो वेरी डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि उसको सॉल्व करें, बहुत मुश्किल से सॉल्व कर सकेंगे हम उसको। इसके बाद हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास, उसके अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं और हर सिस्टम्स का अपना अपना CPU होता है। जिस तरीके से ये हम
फिगर को देखें तो ये सिस्टम्स हैं सारे, और इनका अपना अपना सीपीयू, मेमोरी वगैरह सब कुछ होता है इनका। तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ये कनेक्ट होते हैं। मेन मकसद इनका ये होता है कि ये अपने टास्क को शेयर कर सकें एक दूसरे के साथ। इस तरीके से ये देख सकते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ ये सब कनेक्टेड हैं। मेन काम इनका ये होता है कि ये अपने टास्क को शेयर कर सकें। अगर एक इनमें से ख़राब हो जाए तो वो बाकियों पर कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो यूबंटू, लिनक्स वगैरह इसके एग्जांपल्स हैं। और इसका ये भी एडवांटेज है कि ये जो लोड होता है उसको रिड्यूस करते हैं। किस तरीके से, फ़र्ज़ करें ये जो सिस्टम है इसके पास कुछ बहुत बड़े टास्क आए, तो इसने कुछ कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू दूसरे सिस्टम को प्रोवाइड कर दिए, तो इसके थ्रू इसका जो लोड है वो कम हो जाएगा। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर जो हमारा मेन जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है अगर वो ही फेल हो जाए तो हमारा पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। और इसका एक और डिसएडवांटेज है, ये बहुत कॉस्टली होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हमारे पास जो एक टास्क होता है उसको कुछ टाइम दिया जाता है ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। इसकी मेन वजह ये है कि टास्क जो हैं, मुख्तलिफ जो टास्क होते हैं वो वर्क कर सकें स्मूथली। हर जो प्रोसेस होता है उसको सेम टाइम पीरियड दिया जाता है, सेम टाइम उसको दिया जाता है ताकि वो अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सके। इस तरीके से अगर फिगर में देखें तो हमें अच्छे से समझ आ जाएगी। ये जो प्रोसेसेस हैं इन सब को 10-10 सेकंड दिए जाएंगे अपने अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम दिया जाएगा सबको। जो जो टाइम दिया जाता है, जितना टाइम, जिस तरीके से इस केस में हमने 10 सेकंड दिए, ये जो टाइम एलोकेट किया है इसको हम क्वांटम कहते हैं। इसकी अगर एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर इसकी एडवांटेज की बात करें तो जब एक टास्क कंप्लीट हो जाता है तो जो उसका बाकी बचा हुआ टाइम होता है वो बाकी सिस्टम्स में डिवाइड हो जाता है। किस तरीके से, कुछ इधर हम देखते हैं, कुछ जो टास्क होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। फ़र्ज़ करें सबको हमने 10-10 सेकंड दिए। ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस जो 3 था हमारे पास, ये फ़र्ज़ कर लें छोटा प्रोसेस था, ये 2 सेकंड था, वो काम कंप्लीट कर गया। इसमें अपना जो बाकी जो बचेगा टाइम है 8 सेकंड, वो बाकी जो प्रोसेस हों उनमें बराबर तकसीम कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये सीपीयू है जो वो आइडल नहीं बैठता, लोड को रिड्यूस कर देता है। इसकी अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो कभी कभार इसमें कम्युनिकेशंस की रेयर केस में ये प्रॉब्लम अकर होती है। जिस तरीके से फ़र्ज़ कर लें ये प्रोसेस 5 है, इसको दिक्कत आई इधर कम्युनिकेट करने में, कभी कभार इनमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये लेस रिलायबल है। इसके बाद हम देखते हैं अपना जो अगला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक सर्वर होता है और उसके इर्द गिर्द जो होते हैं वो डिफरेंट क्लाइंट्स होते हैं जो उसके साथ कनेक्ट होते हैं। जिस तरीके से अगर हम पिक्चर में देखें तो ये सर्वर है, इसके इर्द गिर्द हमारे पास क्लाइंट्स हैं जो इसके साथ कनेक्ट हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें फ़ाइल्स का एक्सेस एक दूसरे को मिलता है, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, सिक्योरिटी, एप्लीकेशंस और अदर नेटवर्क फंक्शंस जो होते हैं ये प्रोवाइड करता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर इसकी एग्जांपल्स बात करें तो विंडो सर्वर 2003, विंडो सर्वर
2008 लिनक्स, यूनिक्स इसकी पॉपुलर एग्जांपल्स हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस को देखें तो ये एक तो बहुत टाइट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सर्वर जो होता है ना, ये बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। और इसका जो बहुत बड़ा एडवांटेजेस है वो ये है कि एक दफ़ा जब हम अपने सर्वर को अपग्रेड कर देंगे तो बाकियों को अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसके साथ अपग्रेड हो जाएंगे। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अगर हमारा जो सर्वर मशीन है, सर्वर कंप्यूटर है, अगर वो फेल हो गया तो हमारे तमाम क्लाइंट्स वो बेकार हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे पास, वो वहाँ पर बहुत यूज़फुल होता है जहाँ पर हमें क्विक रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पर हमें जल्द अज जल्द आउटपुट चाहिए, वहाँ पर हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं। जब हम रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में इनपुट भेजते हैं, प्रोसेस होती है, वो आउटपुट का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है, जल्द अज जल्द हमें आउटपुट मिल जाती है। ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं मिसाइल सिस्टम में और हॉस्पिटल्स में। मिसाइल सिस्टम इस वजह से यूज़ होते हैं, वहाँ हमें जल्द अज जल्द आउटपुट चाहिए होती है, 1 नैनो सेकंड का भी इधर उधर नहीं होता। हॉस्पिटल्स में जब ऑपरेशंस वगैरह होते हैं तो वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं, वहाँ पर भी टाइम बहुत कीमती होता है। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो MTS QNX इसकी एग्जांपल्स हैं। रियल टाइम की 2 टाइप्स हैं, हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में ज़रा सी भी टाइम की गुंजाइश नहीं होती, जल्द अज जल्द हमें क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है। सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ा सा टाइम अगर इधर उधर हो जाए तो वो उधर चलता है सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में। इसकी अगर एडवांटेजेस की बात करें तो ये बहुत फास्ट होता है, टास्क मैनेजमेंट में इसमें बहुत अच्छे से प्रोवाइड होते हैं, क्योंकि ये इसने थोड़ा टाइम लेना होता है एक टास्क से दूसरे टास्क में जाने के लिए, और बहुत एफिशिएंट होता है, रिलायबल होता है हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, जिस तरीके से हमें पता है कि ये बहुत महंगा इसका सेटअप होगा, कम्प्लेक्स होगा, और क्योंकि इसमें बहुत क्विक रिस्पांस चाहिए होता है तो इस वजह से डिफरेंट ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट्स हमें होगी, और बाज़ औक़ात इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं वो क्रैश हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारे पास है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये हमारे पास नॉर्मल यूज़र के लिए नहीं होते, ये सुपर कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसकी अगर एग्जांपल देखें तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, लिनक्स इसकी एग्जांपल हैं। और अगर हम देखें कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये नॉर्मल यूज़र के लिए होते हैं। iOS, फायरफॉक्स, एक्सेल इसकी एग्जांपल्स हैं। इन दोनों के दरमियान हम देखते हैं कि टेबल के थ्रू इनका डिफरेंस, ताकि हमें इनकी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें जो प्रोसेसेस होते हैं वो मल्टीपल सीपीयू को यूज़ करते हैं और जल्द अज जल्द आउटपुट देते हैं। जबकि अगर हम मल्टी प्रोग्रामिंग में देखें ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मेन मेमोरी में एक ही बार आ जाते हैं, लेकिन एग्जीक्यूट वो अपने जिस तरीके से आगे हम एक एल्गोरिदम देखेंगे, फर्स्ट कम, वो जो पहले आता है वो उसको सीपीयू मिल जाता है, फिर वो काम होता है उस पर, फिर दूसरे पर, इस तरीके से मल्टी प्रोग्रामिंग में होता है। दूसरा जो अगर हम देखें कि इनका जो डिफरेंस है, इसमें हम मल्टीपल सीपीयूज़ यूज़ करते हैं। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है मल्टीपल सीपीयू को यूटिलाइज़ करता है, जबकि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल सीपीयू को यूटिलाइज़ करता है। इधर जो प्रोसेसेस होते हैं वो पैरेलल काम करते हैं। पहले
पहला आएगा फिर वो काम करेगा, उसके बाद दूसरा, इस तरीके से पैरेलली वो काम करेंगे। लेकिन मल्टी प्रोग्रामिंग में कंटेक्स्ट स्विचिंग ये यूज़ होती है। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस से जो वो टास्क कंप्लीट कर रहा है, एक प्रोसेस से काम कर रहा है, उस पे वो दूसरे पर जब वो मूव होता है तो उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। इधर जो होता है प्रोसेस जॉब रिक्वायरमेंट, वो थोड़ा टाइम लेता है क्योंकि इसमें बहुत सीपीयूज़ यूज़ होते हैं, ये पावरफुल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इधर जो होता है ये ज़्यादा टाइम लेता है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो होता है ये एक सीपीयू की वजह से ये ज़्यादा टाइम लेता है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जॉब को कंप्लीट करने के लिए। ये ज़ाहिर सी बात है कि ज़्यादा एफिशिएंट होगा डिवाइसेस के लिए, ये लेस एफिशिएंट होगा। ये बहुत महंगा होता है, कॉस्टली होता है, क्योंकि मल्टी प्रोसेसिंग जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम ये सुपर कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसका जो सेटअप होगा वो बहुत कॉस्टली होगा। ये जो होता है हमारे पास है मल्टी प्रोग्रामिंग नॉर्मल कंप्यूटर के लिए ये यूज़ किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इस वजह से ये लेस एक्सपेंसिव है।